हेलो एवरीवन, खमा घणी आप सभी को मारू राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको मेरी आवाज़ वगैरह सब प्रॉपर है, ऑडियो वीडियो? तो एक बार चैट ऑप्शन देख लेती हूँ मैं, प्लीज़ मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। बिकॉज हाँ हाँ, तो हेलो एवरीवन, खमा घणी आप सभी को। मैं देख पा रही हूँ आप सब ज्वाइन कर रहे हैं। चैट ऑप्शन में मुझे बताइएगा कौन कौन है। मैंने सभी लर्नर्स के नाम देखे हैं वैसे तो, जो भी हमारे बैच के अंदर हैं। और सबको स्क्रीन ऑडियो वीडियो प्रॉपर आ रहा है, कोई आवाज में किसी भी चीज में कोई इश्यू तो नहीं आ रहा? मेरी वॉइस आ रही है, पहले ये कंफर्म कर दीजिए। एक सेकेंड। हेलो राखी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? वॉइस ऑडियो प्रॉपर है या नहीं? ऑडियो पक्का प्रॉपर है? हेलो कायनात, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कुछ तो लर्नर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे बिना बात किए ज्वाइन किया है, तो थैंक यू सो मच अपना इतना ट्रस्ट दिखाने के लिए। निकिता, हेलो निकिता। और निकिता, एक निकिता वो है जो फर्स्ट लर्नर है जिन्होंने हमारा कोर्स ज्वाइन किया था, और एक निकिता ने आज ज्वाइन किया है। हाँ, तो दो निकिताएं हमारे सेशन में, दो सोनू हैं, एक सोनू खंडेलवाल और एक नॉर्मल सोनू बोलूंगी। हेलो पूजा, गुड इवनिंग। हेलो विकास, गुड इवनिंग। हेलो श्रेया। अच्छा, श्रेया न्यू लर्नर लग रहे हैं मुझे जिन्होंने ज्वाइन किया है। आई थिंक मेरी बात भी नहीं हुई है इनसे। हेलो अश्विनी, हेलो अश्विनी। अश्विनी ने भी काफी स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लिया था, इवन मुझसे बिना बात के ज्वाइन कर लिया। तो आप सब लोगों ने इतना ट्रस्ट दिखाया है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी, हम पूरे पूरे एफर्ट्स करने वाले हैं कि हमारा जो स्कोर का टारगेट है 35 to 40 रहे। ठीक है? हाँ, 35 to 40 रहे। तो आज का इंट्रो सेशन रहेगा। और पीडीएफ के बारे में मुझे बोलना है कि पीडीएफ मैंने इनेबल करा दिया है आप सबके लिए, कि आप इसको फोन मेमोरी में स्टोर हो जाएगा आपका, और आप उसके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आपको साथ साथ जरूरत पड़ेगी प्रिंट आउट निकालने की। ठीक है? लेकिन ये बहुत मैं अपनी मेहनत से नोट्स क्रिएट करूंगी, सारा कंटेंट। तो ऐसे ही किसी को भी शेयर मत कर दीजिएगा, ठीक है? तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है? अच्छा, श्रेया गौतम जो मेरे मोबाइल में नंबर सेव है, वो फिर इस प्लीज। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो अभी कुछ लर्नर्स का रहता है, 11 लर्नर्स का ज्वाइन करना। अगर वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर रिकॉर्डिंग, ये सारा सेशन रिकॉर्डेड होगा। ठीक है? तो एक तो टाइमिंग हमें डिस्कस करना है, लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे कि टाइमिंग क्या रखनी है। एक लाइव क्लास होनी चाहिए या रिकॉर्डेड? रिकॉर्डेड भी आपको ऐसे ही मिलने वाला है। ठीक है? रिकॉर्डेड भी ऐसे मिलेगा। अगर हम रिकॉर्डेड में जाएंगे तो 3 रिकॉर्डेड सेशन के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन रख लेंगे। और अगर लाइव में जाएंगे तो लाइव है, रिकॉर्ड हो ही जाएगा। ठीक है? तो उसमें बीच में आधे घंटे के इंटरवल पे मैं चैट ओपन कर दिया करूंगी, जैसे अभी हमने की है। ठीक है? हेलो भूपेंद्र सिंह, अच्छा आपने भी ज्वाइन कर लिया। हेलो खुशी, हेलो सोनू, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, 35 to 40 का ही हम लोग टारगेट करेंगे। मैं कोई कसर नहीं छोड़ने वाली हूँ तैयारी में, चाहे सिलेबस हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे इकोनॉमिक सर्वे। और सबसे पहली बात मैं ये कहूंगी कि आपको ध्यान क्या रखना है। ठीक है? तैयारी हम स्टार्ट करें, जब भी कोई टॉपिक हम यहाँ पे पढ़े, उसको 3 बार रिवीजन आपको साथ साथ करना है। जब भी आप या तो रिकॉर्डेड देखेंगे या तो लाइव देखेंगे, उसके तुरंत बाद। ठीक है? तो ये बेसिक फंडा है। अगर इसको अडॉप्ट करोगे ना तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो हम रिवीजन को ऐसे नहीं छोड़ना कि बाद में करेंगे, नहीं, जो क्लास में पढ़ाया गया आपको वो 3 बार रिवीजन करना ही करना है। मैं बताऊंगी भी आपको कि शॉर्ट टर्म में हमें कैसे रिवीजन करना है। आपको 1.5 घंटे की क्लास को 15 से 20 मिनट में रिवाइज करना आना चाहिए। ठीक है? तो वो मैं बताऊंगी कैसे रिवाइज करना है क्या। और उसके बाद जब एक टॉपिक कवर हो जाएगा तो फिर मैं उसका आपका टेस्ट भी लूंगी। ठीक है? टॉपिक का आपका टेस्ट होगा। हेलो सोनाली, नमस्ते नमस्ते, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। ठीक है? तो स्टार्ट करें। तो टाइमिंग क्लास की लाइव और रिकॉर्डेड, ये छोटा सा डिस्कशन है, तो फिर लास्ट में इसको हम करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। और थोड़े से जो आंकड़े वाला, स्टेटिस्टिक्स वाला सेशन है, वो थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, बट वो बहुत छोटा पार्ट है। पर वो करना जरूरी इसलिए है कि इकोनॉमिक सर्वे से अगर क्वेश्चन आएगा ना, तो उन आंकड़ों में से, उन फैक्ट्स में से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है? तो जिनका इकोनॉमिक सब्जेक्ट है उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको टर्म्स के मतलब भी पता होंगे।
बाकी जिनका इकोनॉमिक्स नहीं है तो थोड़ा थोड़ा हम टर्म का बैकग्राउंड देखेंगे, जितना आपको जरूरत है जानने की, और उन फैक्टर्स को, उन डेटा को हम याद करेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? 5 से 10 मिनट स्ट्रेटेजी बता दीजिए। स्ट्रेटेजी ये है जो मैं क्लास में करा रही हूँ, इसको अच्छे से कर लो। ठीक है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि पेपर आपका जो हम पढ़े वहां से 80-90%, 10% तो किसी को भी नहीं पता होता पेपर कहाँ से आएगा। ठीक है, तो 80 to 90% पेपर आपका यहाँ से आए। ठीक है, स्ट्रेटेजी ये है, अपना सब्जेक्ट जो कर रहे हो साथ साथ करते रहो। कॉलेज लेक्चर एग्जाम के लिए तो जो मैं पढ़ा रही हूँ वो साथ साथ करते चले जाओ। बस आपको 3 घंटे देने हैं, 3 से 4 घंटे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर पेपर जल्दी आएगा तो हम नंबर ऑफ सेशंस बढ़ा देंगे। ठीक है, तो मैं 2 सेशन लेना स्टार्ट कर दूंगी। अगर हमें लगेगा पेपर में डिले है तो हम आराम आराम से सेशन को करेंगे। ठीक है, तो पहले इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स वीक में एक दिन कराऊंगी, ताकि एंड में कंपाइल होके बाइंड अप होके आप हमारे ऊपर प्रेशर नहीं आए। ठीक है, और बाकी स्टैटिक तो बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको करा दूंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, नमस्ते गगन, आपने ज्वाइन कर भी लिया इतनी जल्दी? मुझे लगा था मैं आपको, मतलब आपको कुछ डिटेल्स जानना होगा, पर ये लाइव क्लास अभी शुरू होना था इसलिए फिर मैंने ज्वाइन किया, आपको मैंने लिंक शेयर कर दिया। अच्छा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन काफी सारे लर्नर्स नहीं आए हैं अभी, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी है, और अलग से स्ट्रैटेजी का वीडियो कहोगे वो भी बना देंगे। स्ट्रैटेजी पढ़ना है हमें, हमें 80 to 90% सिलेबस कवर करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है। एक आपको 2 से 3 घंटे में आपसे मांग रही हूँ कॉलेज लेक्चरर के लिए देने, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब मैं बोलूँ मॉक टेस्ट वाली ये वाली बुक खरीद लो, उसको खरीदना है, वहां से प्रैक्टिस करने, अगर मैं बोलूँ फॉलो करते जाओ, बस जैसा मैं बोल रही हूँ वैसे करते जाओ, क्योंकि मुझे इसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। क्योंकि पिछले वाले भी लर्नर्स हैं, सोनू खंडेलवाल लास्ट ईयर वाले भी स्टूडेंट है, तो आप उनसे भी पूछ सकते हो। ठीक है ना? हेलो कनिका, हेलो, हेलो रीनू, हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। वेलकम टू आवर क्लास मारो राजस्थान ऐप पे। ठीक है, सबको स्क्रीन पूरा दिख रहा है ना? अभी तो पहले मुझे लग रहा था स्क्रीन क्लियर नहीं है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है पूरा क्लियर है। ठीक है, बाकी जो, हाँ, और कुछ स्ट्रेटेजी तो यही होता है, हमें सिलेबस करना है, पूरा करना है, जो टॉपिक दिए हैं उस पे स्टिक रहना है, उसकी बाउंड्री से, दायरे से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर तो सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो साथ में, कॉलेज लेक्चरर के लिए फिक्स टाइम रखो। अगर सब्जेक्ट को ज्यादा दे रहे हो तो अपना जीके वाले पेपर के लिए हफ्ते में 2 दिन फिक्स कर सकते हो। यही स्ट्रैटेजी है और कुछ नहीं। अगर आपका सब्जेक्ट तैयार है, कॉलेज लेक्चरर के लिए ज्यादा टाइम देना है, तो आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट भी कवर अप कर सकते हो। ठीक है, रिवीजन होनी चाहिए 3 बार। ये 2 नियम तो मतलब आपको आज से कहीं पे गांठ बांध के रख लो। 3 बार रिवीजन, और जो टॉपिक होगा उसके एमसीक्यू साथ साथ करने हैं। अगर नहीं करोगे तो जब टॉपिक 1 महीने बाद दोबारा पढ़ोगे तो ये पहले जैसा ही लगने वाला है। ठीक है, बिना टेस्ट किए, बिना 3 बार रिवीजन किए टॉपिक प्रिपेयर करना बेकार है, उसका कोई फायदा भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और कोई बुक्स या नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सब जगह से नोट्स और कंटेंट सारी बुक से करवा के आपको अच्छा कंटेंट प्रिपेयर कराऊंगी। ठीक है, बस पीडीएफ मैंने अलाउ किया है सबको, कि आप लोग इसके प्रिंट आउट अगर निकलवाना चाहें तो निकलवा लें, क्योंकि जब मेरा आगे उसका होगा बुक का तो वो आएगा, तो कंटेंट बहुत ज्यादा लीक मत कर देना, कॉपीराइटेड कंटेंट होगा ये मेरा। ठीक है, वो सिर्फ मैंने इसलिए किया है ताकि आप लोग प्रिंट आउट निकलवा पाए, आपको सहूलियत हो कुछ स्टूडेंट्स को। ठीक है, लैपटॉप का भी मैंने इसीलिए अलाउ किया है आपको। ठीक है, तो प्लीज इन चीजों को ध्यान रखिएगा। तो मैं जो पढ़ाऊंगी उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उसी को अच्छे से कर लेना, बस इतना मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, कॉलेज लेक्चरर के लिए जरूरत नहीं है। और सोनाली, क्लास का टाइमिंग आज तो 10 बजे है, बाकी क्लास का टाइमिंग क्या रखना है एंड में हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, अभी काफी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। रीनू, कनिका, सोनाली, सोनू, दोनों सोनू, निकिता, क्लियर है सब कुछ? गगन, आपको क्लियर है? इससे ज्यादा बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं नहीं कहूंगी किसी को, क्योंकि देखो इंग्लिश मीडियम में तो वैसे ही बुक्स नहीं अवेलेबल मार्केट में, है ना? और हिंदी मीडियम वालों के लिए अथाह कंटेंट है, लेकिन उसको कंसाइज तो हमें ही करना है। ठीक है, तो उसको कंसाइज करके मैं आपको दूंगी ही कंटेंट, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबको क्लियर है? स्टार्ट करें इकोनॉमिक सर्वे, पहला चैप्टर। 100%। देखो नोट्स आपके लिए ही बनाए मैंने, ये देखो ऐसे मिलेंगे, इंग्लिश में और हिंदी में, चलेगा? ठीक है, इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, निकाल के देख लेना। अगर इसमें प्रॉब्लम आए, वैसे मैंने व्हाइट बैकग्राउंड रखा है, ब्लैक इंक रखी है, इसीलिए आप सबके लिए। ठीक है, हाँ,
हाँ, पीडीएफ के प्रिंट आउट किसी मतलब ज़्यादातर अलाउड नहीं होते हैं, जो मुझे लर्नर्स के फ़ोन आए थे मैम नहीं होते, लेकिन मैंने वो इनेबल कर दिया है कि आप पीडीएफ अगर डाउनलोड करेंगे तो आपके फ़ोन की स्टोरेज में सेव होगा और आप प्रिंट आउट निकल पाएँगे, क्योंकि बहुत सारे लर्नर्स के यही आ रहा था क्वेश्चन। अदरवाइज़ वो पीडीएफ आपको ऐप में ही मिलता है, तो मैंने इनेबल कर दिया है। मैपिंग भी कराऊँगी, हाँ, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में जहाँ-जहाँ मैप की ज़रूरत होगी या रिवर्स जब पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी मैपिंग की, वो भी कराऊँगी, बिल्कुल, 100%। ठीक है? तो परेशान मत होना। ठीक है, मोस्टली लर्नर्स आ गए, 6 to 7 स्टूडेंट्स एब्सेंट है, तो जो नहीं देख पा रहे हैं प्लीज रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, प्लीज रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बस आपको कॉन्फिडेंस रखना है, और हाँ, डेली आपको 3 अफर्मेशन बोलने हैं। मैंने मैसेज भी ड्रॉप किया था कि मेरी राजस्थान, जिसको चाहे मैं कह रही हूँ आप जीरो नहीं माइनस में भी हो तो भी, बिल्कुल नहीं आता राजस्थान जीके समझ लो, तो भी आपको डेली 3 बार अफर्मेशन बोलना है, मुझे राजस्थान जीके की मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, ये डेली लाइंस आपको सुबह 3 बार उठ के बोलनी ही बोलनी है, और बीच में कभी भी राजस्थान जीके का डर या कुछ भी आपको लगने लगे तो ये लाइंस आपको रिपीट करनी है। ठीक है, ये चीज पक्का 100% आपको बोलना ही बोलना है। ठीक है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही फिर हमारा माइंडसेट बनता है। जब तक एग्जाम होगा आप बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे तैयारी होगी फैक्ट्स याद होते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप सुपर डुपर पॉजिटिव हो जाने वाले हो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आए मुझ पे छोड़ दो, मेरे ऊपर आप डाल दो कि मैडम ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, सबको मैं 1 to 1 पर्सनल गाइडेंस देने वाली हूँ कि किसी को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो आपको राजस्थान जीके की टेंशन लेनी ही नहीं है। अकेले इंग्लिश की पीडीएफ दें ताकि अफोर्डेबल होगा प्रिंट आउट निकालना, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा काम बढ़ जाएगा। चलो देख लेती हूँ मैं उसका, क्योंकि फिर ये नोट्स पढ़ाने में फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि एक ही स्लाइड पे इंग्लिश हिंदी के नहीं मिल पाएंगे, फिर वो पढ़ाने वाला इश्यू रह जाएगा। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अगर आप थोड़ा सा रुकोगे अभी के लिए इसमें पढ़ लोगे, तो हार्ड कॉपी मैं खुद ही अवेलेबल करा दूंगी आपको। ठीक है, फ्यूचर में, हाँ। ठीक है, चलिए, तो करें स्टार्ट, स्टार्ट करते हैं। देखें, इकोनॉमिक सर्वे की इंट्रो पार्ट पढ़ रहे हैं हम, पहला चैप्टर, जिसमें जीडीपी क्या है, एनएसडीपी क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, डेटा के ऊपर और उन डेटा पे एनालिसिस के ऊपर एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं आरएएस एग्जाम में और कॉलेज लेक्चरर एग्जाम में। आज का जो सेशन है ये, या कॉल प्रतिबद्ध सीरीज कॉलेज लेक्चरर, ये यूं का यूं आरएएस प्रीलिम्स में हेल्प करने वाला है। तो जो आरएएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएससी एग्जाम्स की, जिनके एग्जाम्स में राजस्थान इकोनॉमी सिलेबस में दिया हुआ है, उन सब के लिए ये सेशन और ये क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप किसी के भी साथ इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें सब, एक बार यस करके मुझे रिप्लाई कर दो, ताकि हम इस सेशन को अच्छे से स्टार्ट कर सके। और क्योंकि ये फर्स्ट सेशन है, हो सकता है मैं इसको यूट्यूब पे भी डाल दूं डेमो के लिए, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे, तो डेमो क्लास के रूप में। ठीक है, तो किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा, सिर्फ आज का ही लेसन डालूंगी या कल का एक एक लेसन डालना होगा बस, बताइए। करें स्टार्ट। ठीक है, पूजा, हाँ, 2 पूजा है हमारी क्लास में। ठीक है, ओके। और प्लीज सब प्रेजेंट रहने की कोशिश करना, लाइव क्लास में कोशिश कीजिएगा प्रेजेंट रहने की। ठीक है, रेडी है? हेलो हिमानी, हाँ ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आ सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, जब इकोनॉमिक रिव्यू आया ना, उसके अंदर बताया गया है कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रही है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, यानी कि आधारभूत सिद्धांत कौन से हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कौन से प्रिंसिपल पर काम कर रही है हमारी राज्य सरकार, ये रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसपेरेंट है और अकाउंटेबल है। इसको कैसे याद करोगे, क्वेश्चन आ जाएगा, आरटीए याद कर लो। ठीक है, आरटीए, जिम्मेदार है, पारदर्शी है और जवाबदेह भी है। ठीक है, तो कौन से 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर राजस्थान गवर्नमेंट काम कर रही है, इकोनॉमिक सर्वे के इंट्रो में बताया गया है, जिम्मेदार, पारदर्शी और जवाबदेह। ठीक है, ये मूलभूत सिद्धांत है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए सुशासन के लिए, ठीक है, राजस्थान सरकार का उद्देश्य सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस है, तो वो कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो कर रही है। बाय चांस ये क्वेश्चन आ जाए, तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी बदला है और कुछ नहीं किया। रिस्पॉन्सिवनेस तो सेम है, ठीक है। उसके बाद है इफेक्टिवनेस, मतलब कि वो कार्य
प्रभावशाली होगी, ठीक है। और इंक्लूसिवनेस का मतलब है सबको शामिल करेगी, सारी पब्लिक जो है, मतलब लास्ट पर्सन भी, अंत्योदय, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है। तो इसको आप याद करोगे REI। तो यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड किया है। अगर गुड गवर्नेंस से रिलेटेड प्रिंसिपल पूछ लेते हैं, कौन से बेसिक प्रिंसिपल पे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान काम कर रही है, रिस्पॉन्सिवनेस, इफेक्टिवनेस और इंक्लूसिवनेस, REI। हिंदी में कैसे याद करेंगे इसको हम, जवाबदेही, प्रभावशीलता और समावेशिता के सिद्धांतों का पालन करते हुए राजस्थान गवर्नमेंट काम कर रही है। इतना क्लियर है सबको, ठीक है। अब ये इकोनॉमिक सर्वे कौन पब्लिश करता है, किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो ये पब्लिश किया जाता है एनुअली, हर साल, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के द्वारा। ये तो याद कर लोगे, इसको हम DES आप बोल सकते हो, ठीक है। और हिंदी के अंदर इसको हम क्या बोलेंगे, आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय बोलेंगे, ठीक है। आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, उसके द्वारा हर साल इसको प्रकाशित या पब्लिश किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे का जब फ्रंट पेज देखोगे, नीचे ही नाम लिखा मिलेगा वहां पे, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको प्रेजेंट कब किया जाता है, इसको प्रेजेंट किया जाता है जब स्टेट बजट पेश किया जाता है, ठीक है। कब, जब स्टेट बजट पेश किया जाता है उसके टाइम पे। क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, स्टेट बजट प्रेजेंट होने के 2 दिन पहले, स्टेट बजट प्रेजेंट होने के 2 दिन बाद इकोनॉमिक सर्वे जो है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के अंदर पेश किया जाता है। तो आपको याद रखना है, एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट बजट, बजट के प्रेजेंट करने के टाइम के ऊपर ही, उसी साथ ही इकोनॉमिक सर्वे जो है वो विधानसभा के अंदर पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। याद कर लोगे ये पॉइंट, यहाँ तक क्लियर है। क्या सबकी स्क्रीन पर नेम और फोन नंबर आ रहे हैं क्या, या मुझे ही दिख रहे हैं, उससे डिस्टर्ब हो रहा है, बता दीजिए, मुझे भी नहीं पता क्योंकि फोन नंबर भी आ रहे हैं तो हम उसको डिसेबल करा दूंगी मैं, ताकि आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। हाँ, सबको यहाँ तक क्लियर है, यस करके एक बार मुझे रिप्लाई कर दो। ये 3 पॉइंट्स क्लियर है। RTA याद रखना है, REI याद रखना है, DES याद रखना है, और साथ में आपको एट द टाइम ऑफ स्टेट बजट जब पेश किया जाता है उस टाइम पे इकोनॉमिक रिव्यू प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। लाइव क्लास में आता है मैम, अच्छा। नहीं, कोई इसकी सेटिंग्स होगी तो उसको हाइड भी कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है, उसको मैं हाइड करवा दूंगी। यहाँ तक क्लियर है ना, हाँ, क्योंकि पहली क्लास है ना तो मुझे पूछना पड़ेगा आप सबसे। हाँ, चले अब हम आते हैं डेटा के ऊपर, ठीक है। डेटा हमें क्या क्या याद करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे डेटा पूछा जाता है, जैसे इंडिया की GDP आपने सुना होगा, न्यूज के अंदर कहीं ना कहीं बढ़ गई, घट गई GDP, महंगाई बढ़ रही है, GDP बढ़ रही है, सरकार उसके में क्लैरिफिकेशन देती है ना कि GDP भी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है। उसी तरह से राज्य की, स्टेट की भी कैलकुलेट की जाती है GDP, जिसको क्या बोलते हैं, GSDP बोलते हैं, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। अगर हमारा ये राजस्थान का, आज पेन चलने में बहुत इशू आ रहा है, ये राजस्थान का मैप है, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद करो, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब होता है घर, हमारे घर की बाउंड्री के अंदर जितनी भी चीजें बन रही हैं, ठीक है, उनका जो टोटल वैल्यू है उसको GDP बोला जाता है। यहाँ पे बाउंड्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। GSDP का मतलब होता है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, घर के अंदर क्या क्या बन रहा है, ठीक है। अगर कोई बाहर का बंदा, मान लो हरियाणा का बंदा है लेकिन वो राजस्थान में रह रहा है, राजस्थान के अंदर उसकी फैक्ट्री है, ठीक है, तो वो हरियाणा की GSDP में काउंट होगा या राजस्थान की GSDP में, जल्दी से आंसर दो, कौन सी GSDP में वो काउंट होगा। हरियाणा का बंदा लेकिन रह राजस्थान में रहे, फैक्ट्री उसकी राजस्थान में है, और वो इसबगोल कहाँ बना रहे, राजस्थान में ही बना रहे हैं अपने, तो कहाँ पे काउंट होगा वो, जल्दी से आंसर दो। अब
अपने राजस्थान की, हाँ। तो जीएसडीपी में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर कहीं का भी व्यक्ति रह रहा हो, ठीक है, वो यहाँ पे अपनी लेबर दे रहा है, वो यहाँ पे डॉक्टर है अपनी सर्विसेज दे रहा है कहीं और का है, या फिर वो कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है, या फिर वो खेती बाड़ी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है। तो जो भी टोटल गुड्स सामान बन रहा है, ठीक है, राजस्थान की टेरिटरी में, उसको हम जीएसडीपी बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? सकल राज्य घरेलू उत्पाद हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ये जो है दो दामों के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है करंट प्राइस पे। मान लीजिए कोई भी मतलब कुछ भी चीज है, कोई भी चीज है, ये एक रिमोट है, इसकी कीमत आज 100 रुपए है, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई, तो जीएसडीपी करंट प्राइस के ऊपर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 100 रुपए आएगा, ठीक है। लेकिन एक हम ये भी पता लगाते हैं कि पिछले टाइम से अब तक कितने रुपए महंगा हो गया। मान लीजिए ये कभी 40 रुपए था, ठीक है, तो 40 रुपए से आज 100 रुपए हो गया, 60 रुपए इसका दाम जो है बढ़ गया है। तो जो पिछले वाला हमने एक बेस ईयर लिया है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट प्राइस के ऊपर। उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट प्राइस के ऊपर। जैसे अपना वेट गेन करते हैं ना, आज से 4 साल पहले मेरा इतना वेट था, आज इतना है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट ईयर वो लिया जाता है जिसमें इकोनॉमी के अंदर ज्यादा उतार चढ़ाव ना हुए हो, ना ज्यादा महंगाई हुई हो, ना कोई ज्यादा अकाल आया हो, जो ठीक ठाक गुजरा हो, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज जो हम पढ़ेंगे, दो प्राइस पे निकाली जाती है, एक करंट प्राइस पे, एक कांस्टेंट प्राइस पे। क्लियर है? कांस्टेंट प्राइस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर या आधार वर्ष हमने कौन सा माना है। तो जीएसडीपी के लिए जीएसडीपी ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट क्या होगा? पिछले साल के मुकाबले इस साल जीएसडीपी कितना बढ़ गया, वृद्धि दर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसका जो है बेस ईयर, दोनों सेम है। कौन सा है? 2011-12। याद कर लोगे ये? यहाँ तक क्लियर है सबको? प्लीज मुझे बताइएगा, क्योंकि पहली क्लास में मुझे बार बार पूछना पड़ेगा, फिर जब यूज टू हो जाओगे फिर तो आप खुद से ही बता देना, ठीक है। और रीनू प्लीज चैट में कॉन्टेक्ट नंबर को इग्नोर करना, मैं मंडे को टीम से बात करूंगी, ठीक है, तो उसको हाइड कर पाएंगे तो हम जरूर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? हेलो भावना, आ गए हो आप? गुड इवनिंग। हाँ बताइएगा, सबको क्लियर है? सब बड़े वाला हाई फाई कैसे देते हो आप लोग? कि पीपल में जाके मुझे सीखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है, मेरा भी फर्स्ट ही सेशन है आप लोगों की तरह अपने ऐप पे। कार्तिकेय ज्वाइन कर लिया, हेलो कार्तिकेय। हाँ, यहाँ तक सबको क्लियर है, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। तो जीएसडीपी हम दो प्राइसेस पे निकालते हैं, करंट प्राइस पे और कांस्टेंट प्राइस पे, और जीएसडीपी ग्रोथ रेट, ठीक है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद और सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर पिछले साल के मुकाबले इस साल कितना बढ़ गया। कोई चीज इस साल 200 रुपए की है, पिछले साल 100 रुपए थी, या बेस ईयर में 2011-12 में 100 रुपए, तो हम कहेंगे तब से अब तक 100% की वृद्धि हो गई, ऐसे, ठीक है। तो ये चीज है। अब आते हैं इनकी वैल्यूज के ऊपर, ठीक है। करंट प्राइस पे कितनी है, कांस्टेंट पे कितनी है। हाँ, ये वाला इमोजी दिया करो, इससे मुझे समझ, किसने अभी दिया है ना थम्स अप वाला, यस, ठीक है, गुड। और जो एब्सेंट है कोशिश कीजिएगा लाइव आने की क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहले हम याद करेंगे 2022-23 का। देखो आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, वो 19-20 में पूछ लेते हैं कभी कभी, लेकिन हमें एटलीस्ट पिछले 3 वर्ष का, एक तो करंट और पिछले 2 सालों का पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे ऊपर है कांस्टेंट प्राइस के ऊपर। अब इस नंबर को अगर देखोगे, ये जो टर्म है करोड़ रुपए में है, इसमें है करोड़ रुपए के अंदर 7,99,449 करोड़ रुपए, ऐसे तो ये याद नहीं होगा, तो हम इसको डेसिमल में याद रखेंगे। आप याद रखो 7.99 लाख करोड़ रुपए, करीब करीब कितना हो गया, 8 लाख करोड़ रुपए हो गया, ठीक है। तो 7.99 लाख करोड़ रुपए, उससे पिछले साल कितनी थी, 7.38 लाख करोड़ रुपए, उससे पिछले साल कितनी थी, 6.63 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। अभी पूरा पूरा इतना वैल्यूज याद नहीं होगा, तो आपको एक वाला तो ये वाला याद रखना है प्रॉपर पूरा। तो ये आसान है, 9944 फिर 9 आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे याद कर लोगे। ये कौन से प्राइस का है, कांस्टेंट प्राइस का, ठीक है। 7.99 लाख करोड़ रुपए, उससे पिछला 7.38, उससे भी पिछला 6.63, अभी सिर्फ 3 डेसिमल तक का हमें याद करना है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब हम बात करते हैं करंट प्राइस पे कितना है। करंट प्राइस पे ये है 14,13,000
620 करोड़ रुपए। इतना तो याद नहीं होगा, इसको याद करो 14, 14 के बाद 14 रिपीट ना होके एक नंबर कम है, और जब हम डेसिमल में लिखेंगे तो ये 14.14 लाख करोड़ रुपए भी बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल याद करो 14 13 620, ये सिर्फ देखनी है, इनका कोई रट्टा नहीं लगाना। जब आपके पास इस तरीके से भी हम याद करेंगे 3-4 बार, जब एग्जाम्स में ऑप्शंस में आएगा तो आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, आप आंसर इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ। ठीक है, तो 14.14 लाख करोड़ रुपए, उससे पिछली बार कितना था 12.18 लाख करोड़ रुपए, उससे पिछली बार कितना था 10.19 लाख करोड़ रुपए। तो 10 12 14 ऐसे याद करो। ठीक है, और उससे पहले 6.6, 7.3, 7.9, यहां तक क्लियर है। जीएसडीपी कांस्टेंट प्राइस पे और करंट प्राइस पे क्लियर है। अब हम ग्रोथ रेट देखते हैं। तो ग्रोथ रेट करंट प्राइस पे कितना है, सबको समझ आ रहा है ना। प्रेजेंट का 2022-23 का 8.19%, उससे पिछली बार कितना था 11.36%, उससे पिछली बार नजर डालोगे, यहाँ पे रेड लाइन क्यों दिया है मैंने, क्योंकि 2020-21 जो कि कौन सा वर्ष था, कोविड वाला, उसमें नेगेटिव में चली गई थी जीएसडीपी ग्रोथ रेट। ठीक है, वृद्धि दर 2020-21 में किस में चली गई थी, नकारात्मक वैल्यू में चली गई थी, कितनी, -1.96%। याद रखोगे। तो करंट में कितनी है 8.19। यहाँ पे पॉइंट याद करने वाला क्या है, क्वेश्चन कैसे आएगा अगर स्टेटमेंट बेस्ड आएगा, जीएसडीपी ग्रोथ रेट कांस्टेंट प्राइस के ऊपर, यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद, क्या बोलते हैं इसको, वृद्धि दर स्थिर मूल्यों के ऊपर। ठीक है, 2022-23 में 2021-22 के मुकाबले बढ़ी है या घटी है, इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। तो आपको ये पॉइंट बच्चों बहुत अच्छे से याद रखना है, ये डिक्रीज हुई है। ठीक है, और इसमें इंक्रीज हुई है। 2019-20 से 20-21 में भी ये कम हुई है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लगातार नहीं बढ़ रही है ये। ठीक है, तो 2019-20 से 20-21 में नेगेटिव हुआ। 20-21 आपको याद रखना है, 20-21 के फैक्ट्स आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं, अगले साल कोई आएगा पेपर तब भी पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डेटा काफी गड़बड़ा रहा है कोविड वाले ईयर के अंदर। ठीक है, नेगेटिव में चली गई -1.96, फिर इसने जंप लिया 11.36%, फिर 8.19%। किस पे है ये, स्थिर मूल्यों के ऊपर है, कांस्टेंट के ऊपर। क्लियर नहीं दिख रहा है, कोई नहीं, मैं आपको इसकी पीडीएफ जब दूंगी ना, ठीक है, तो उसमें बहुत क्लियर दिखेगा आपको। -1.96 है, अगर कहोगे तो मैं इसको चेंज कर दूंगी। रेड क्यों लिखा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये माइनस में है इसलिए मैंने इसको रेड हाईलाइट किया। ठीक है, -1.96%। यहाँ तक क्लियर है सबको, अब तो नहीं गड़बड़ हो रही यार, ये सिर्फ, हाँ एक चीज और स्ट्रेटेजी पूछी थी किसी ने, तो स्ट्रेटेजी में ये है, एक टॉपिक के ऊपर पहली बार करते हुए जितना समय लग रहा है लगा लो, आधा घंटा, पौना घंटा, 3 घंटे, 6 घंटे, पूरा एक दिन भी लग रहा है लगा लो, लेकिन उसको अच्छे से करो, ताकि जब उसकी रिवीजन करो तो वो टाइम, मैं कह रही हूँ आधे से भी कम, 1/4 टाइम लगना चाहिए। ठीक है, तो एक बार अच्छे से करो, सुपर डुपर अच्छे से करो, उसके बाद उसको जो है मतलब रिवीजन में हमें बहुत कम टाइम लगा। समझ रहे हो मेरी बात, यहां तक क्लियर है सबको। अच्छा चांदनी क्या बोल रहे हो, गैप आ रहा है, सेटिंग्स में टाइम स्पीड का ऑप्शन नहीं है जिससे बैच बैक करके देख सके। अभी ये चांदनी लाइव क्लास चल रही है ना, तो ये क्लास इस सेशन के खत्म होने के बाद रिकॉर्ड हो जाएगी, तो आप पूरी बैक करके स्टार्टिंग से भी देख पाओगे, डोंट वरी। ठीक है, आप देख पाएंगे क्लास, टेंशन मत लो। सही है, ठीक है, क्लियर है सबको, अभी क्लियर है सबको, समझ में आ गया। जवाब नहीं दे रहे हो, जवाब दो, बताओ। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, रेड वाला मैं इशू सॉल्व कर दूंगी, इसको ग्रीन कर देंगे हम, या येलो ही कर देंगे, कोई बात। नोट्स नहीं बनाने आपको क्लास के साथ, अभी कुछ मत बनाओ, एक दो क्लास के अंदर। ठीक है, जिस नोट्स बनाने होंगे वो मैं आपको बनाने सिखाऊंगी, आज कुछ नहीं करना आपने, कोई नोट्स नहीं बनाने आज। ठीक है, एक दो दिन, 3 दिन कोई नोट्स नहीं बनाने, फिर यही क्लास का 3 का जब मैं रिवीजन कराऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी पॉइंट फॉर्मेट में वर्ड्स में नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको सिर्फ जिस्ट नोट्स बनाने हैं, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, हेलो सौरभ, गुड इवनिंग। हाँ, ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, राइट। तो ये चीज है, बाकी सारे नोट्स मैं प्रोवाइड कराऊंगी।
ब्लैक पेन से लिखने पर दिख जाएगा, ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर दूंगी, है ना, रेड से मार्कर से ऐसे कर देंगे इसको, ठीक है, या इसके चारों ओर एक बॉक्स बना देंगे रेड कलर के हाइलाइटर से, है ना, वो मैं ठीक कर दूंगी, एडिट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, इरेज करके इसको एडिट कर देंगे, ठीक है। तो जीएसडीपी ग्रोथ रेट कांस्टेंट प्राइस के ऊपर कितना है, 2022-23 में 8.19, उससे पिछले साल 11.36, उससे पिछले साल 2020-21 में माइनस, जरूर याद रखिएगा कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा, -1.96%, ठीक है। करंट प्राइस के ऊपर देख लेते हैं, करंट प्राइस के ऊपर कितना है, यहाँ पे 8 है कांस्टेंट पे, 8 दूनी 16, ठीक है, और 4 चौके 16 होता है, 16.04% करंट प्राइस के ऊपर जीएसडीपी कितना है, कांस्टेंट का दुगना, 8 दूनी 16, 16 का स्क्वायर करोगे उसका 4 का तो 16 आएगा, 16.04%, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। क्लियर है सबको? अच्छा, ये ट्रायल क्लास है, इसमें मुझे लग रहा है जिन्होंने कोर्स नहीं ज्वाइन किया वो लर्नर्स भी हैं, है ना, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लग रहा है शायद से, या कोर्स वाले ही है, मुझे पता नहीं है, मैंने फर्स्ट क्लास थी तो मैंने ट्रायल क्लास शेड्यूल कर दी इसमें, ठीक है, तो ये चीज है, ठीक है। उससे पिछले साल कितनी थी, 19.5%, ठीक है, 19.5%। उससे पिछले साल 2020-21 में बहुत ज्यादा कम, लेकिन नेगेटिव में नहीं थी, करंट प्राइस के ऊपर जीएसडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में नहीं थी, लेकिन कम बहुत ज्यादा थी, कितनी, ये 2.08%, तो दो चौके कितना होता है, 8, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे 4 8 नंबर अगर आपके माइंड में रह गए तो आपको ये नंबर बहुत इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है, 2.08%, यहां तक क्लियर है। यहाँ पे याद क्या करोगे, जीएसडीपी ग्रोथ रेट 2019-20 से 20-21 में कम हुई, 21-22 में बढ़ी है, 22-23 में फिर डिक्रीज हुई, ठीक है, 22-23 में पिछले साल के मुकाबले ये कम हुई है। ट्रायल क्लास है ना, इसको सब लोग देख पा रहे हो, अच्छी बात है, इवन इवन अच्छा ही है, मैं चाहती ही थी ऐसा, ठीक है, चले ठीक है, सही है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों, तो दो फैक्टर्स हमने याद किए हैं, राइट। अब हम आ जाते हैं, देखो एक चीज कैलकुलेट करते हैं अपनी इकोनॉमी के अंदर, आप ना थम्स अप दे दिया करो पहली दूसरी तीसरी क्लास में, फिर उसके बाद किसी को डाउट होगा तो खुद से ही पूछ लेना आप सब, ठीक है, या क्लास के एंड में मैं टाइम दे दूंगी, जिसको जो जो डाउट हो लिखते चले जाना, एंड में पूछ लेना, ठीक है, सबको क्लियर है ना, भूपेंद्र, कार्तिकेय, गगन, जिन्होंने भी ज्वाइन किया, निकिता, सोनू, जो भी स्टूडेंट्स है, मैं हर किसी को बोल रही हूँ, खुशी, एवरीवन, सबका नाम ले रही हूँ मैं, ठीक है, हाँ, सब इंक्लूडेड है उसमें, सबको क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, ओके, चले आगे चलते हैं, इसको एक बार डिलीट कर देते हैं। अब एक टर्म होती है ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, इसका हिंदी मीडियम का नोट्स अगली स्लाइड पे है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड क्या होता है, सकल राज्य मूल्य संवर्धन, मतलब राज्य की जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, उसके अंदर, ठीक है, अलग अलग सेक्टर का कितना योगदान है, अभी के लिए इतना याद कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली 3 सेक्टर काउंट करते हैं, एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर उद्योग, और सर्विसेज सेक्टर सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में आते हैं, जैसे मैं आपको टीच कर रही हूँ तो मैं आपको अपनी सर्विसेज दे रही हूँ, डॉक्टर अपनी क्या देता है, मरीजों को सर्विसेज देता है, ठीक है, इंजीनियर क्या देता है, सर्विसेज देता है, तो वो सारी चीजें किसमें आती है, जो कंपनीज में काम करते हैं सब अपनी सर्विसेज दे रहे, ठीक है, तो 3 सेक्टर हैं, जीएसवीए, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, जीडीपी के अंदर कौन से सेक्टर का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो 3 सेक्टर से हम सभी कैलकुलेट करते हैं इसको, एग्रीकल्चर, सर्विसेज और इंडस्ट्री, और ये आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आता है, वो ये पूछते हैं कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है और सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसका है, और कितना कितना है उस पे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो ये चीज है। तो ये भी जो है क्या कहते हैं, कांस्टेंट प्राइस पे अलग निकाला जाता है और करंट प्राइस पे अलग, और इन सारे पैरामीटर्स का बेस ईयर क्या है, अभी तक 2011-12 ही है, ठीक है, बेस ईयर क्या है, आधार वर्ष क्या है, 2011-12, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर में एग्रीकल्चर देख लेते हैं सबसे पहले, कांस्टेंट प्राइस के ऊपर कितना है, 28.50%, ठीक है, 28 से थोड़ा सा कम इंडस्ट्रियल सेक्टर का है, कितना, 27.76%, और तीसरे नंबर पे है सर्विसेज सेक्टर का 43.74%। तो आप कैसे याद करोगे, एग्रीकल्चर 28 की रेंज में है,
इंडस्ट्री एक नंबर कम 27 की रेंज में है। बाकी जो बचेगा कितना, 28 और 27 को जोड़ोगे तो 45 और डेसिमल्स मिला के 46 हो गए, तो बाकी बचा कितना, 43 के आसपास। ठीक है, तो 43.74% किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, सर्विस सेक्टर का। ठीक है, अब करंट प्राइस के ऊपर देखो नंबर ज्यादा नहीं बदले, यहाँ पे नंबर ज्यादा नहीं बदले। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है 28.95%। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर उद्योग क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन है 27.31% और सर्विसेज सेक्टर का है 43.74%। ठीक है, तो ये नंबर याद हो जाएंगे। और यहाँ पे मजे की बात ये है 43.74% कांस्टेंट प्राइस पे और करंट प्राइस पे जीएसवीए में सर्विस सेक्टर का योगदान ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, 43.74। क्लियर है सबको? ठीक है, 28, 27, 43 ऐसे याद रखो। ठीक है, अब पेपर में क्वेश्चन आएगा कांस्टेंट प्राइस के ऊपर करंट प्राइस के ऊपर किसका ज्यादा योगदान है। सर्विस का सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे एग्रीकल्चर, तीसरे नंबर पे इंडस्ट्री। ठीक है, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र। तो इसका एक कीवर्ड याद कर लो, साई। फेवरेट क्वेश्चन है ये आरपीएससी का, जो इन आंकड़ों से पूछती है वो। ठीक है, याद कर लोगे क्या हो जाएगा, SAI याद कर लोगे, साईं बाबा, आपको एकदम से याद आ जाएगा एग्जाम, भूलोगे ही नहीं। कांस्टेंट प्राइस पे भी करंट प्राइस पे भी। और यहाँ पे एक छोटा सा मतलब आप बोल सकते हो ट्विस्ट है जो इकोनॉमिक सर्वे में आया, तो उसको भी मैं अभी आपको बताऊंगी आगे। याद कर लोगे साइन। और जब यही चीज हम इंडिया के लिए कैलकुलेट करेंगे ना, आगे देखिए, तो ये सिया में कन्वर्ट हो जाएगा, जीएसवीए इंडिया के। और उसमें सर्विसेज का जब हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो पहले नंबर पे सर्विस, दूसरे पे इंडस्ट्री आएगी, तीसरे पे एग्रीकल्चर हो जाएगा। ठीक है, जब हम राजस्थान का और इंडिया का कंपेयर करेंगे तो। इतना पॉइंट क्लियर है सबको? सबको थम्स अप देने हैं, दो बच्चों को नहीं देने हैं, खुशी और रीनू, सबको देना है। सब बताओ, सोनू का आ गया। जो पुराने लर्नर्स है उनको तो मेरी आदत पता है, मैं बार बार पूछती हूँ। जो नए वाले हैं उनको नहीं पता होगा, क्योंकि मुझे यकीन होना चाहिए कि आपको समझ में आ रही है चीजें। बताइएगा सबको, एवरीवन, हर बच्चे को पूछ लूं मैं। अभी तो मुझे नंबर भी नहीं दिखा रहा आपका, पहले तो शो कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर है। आगे चलते हैं, ये आपका हिंदी में हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि नेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, देखो मेरी थोड़ी सी हिंदी के लिए इग्नोर कर देना मुझे। ठीक है, हिंदी वाला होगा तो सही। नेट को क्या बोलते हैं, नेट का मैं हिंदी भूल गई हूँ, सॉरी, इग्नोर कर देना थोड़ा सा। ठीक है, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कांस्टेंट प्राइस पे करंट प्राइस पे। ग्रॉस में और नेट में डिफरेंस क्या होता है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, और एक होता है नेट को बोलते हैं शुद्ध, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है, अब आपने कोई भी चीज बनाई है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी चीज प्रोडक्ट प्रोड्यूस की है, ये रिमोट ही प्रोड्यूस किया है। ठीक है, इसको बनाने में कुछ छुटर पुटर ऐसी चीजें भी लगी होंगी जिनकी वैल्यू अब खत्म हो गई है। ठीक है, कोई सामान था जो लग गया, या मशीन थी, मान लीजिए किसी मशीन में इसका कोई पार्ट बना है, तो उस मशीन की वैल्यू थोड़ी थोड़ी टाइम के साथ साथ गिरती जा रही होगी, कम होती चली जाएगी। उसको एक टर्म बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाली चीजों में जो ऐसी चीजें बोलते बनती हैं, यूज होती हैं, जो उसकी प्रोडक्शन में कंज्यूम होती चली जाती है, तो उस मशीन की वैल्यू कहीं ना कहीं गिरेगी, कम होगी। तो डेप्रिसिएशन, उसको काट के जो वैल्यू निकालते हैं उसको नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो कायनात। तो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से डेप्रिसिएशन को जब हटाया जाएगा, तो हमारे काट कम करेंगे तो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। ये उसकी आप एक तरीके से बोल सकते हो कि ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये भी कांस्टेंट प्राइस पे निकाला जाएगा 2011-12 के, और करंट प्राइस पे निकाला जाएगा। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये कितना है कांस्टेंट प्राइस पे, देखो वहां पे कितना याद किया था, जीएसडीपी मैंने बताया था 7.99 लाख करोड़ रुपए, यही किया था। नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमने कुछ कम किया है, तो ये वैल्यू जीएसडीपी से हमेशा आपको क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी, मुझे ये बताओ। एनएसडीपी जीएसडीपी के मुकाबले हमेशा ही कम होगा या ज्यादा होगा, सबको आंसर देना है। हाई होगी इसकी वैल्यू या लो होगी, बताइएगा। जल्दी जल्दी आंसर दो ताकि जल्दी जल्दी हम करें।
मूल्यह्रास, हाँ, कम होगी, शाबाश, वेरी गुड। यस, ये वैल्यू कैसी होगी, लेस होगी। तो ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है, इंडियन इकोनॉमी में, आरएस प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एनएसडीपी कांस्टेंट प्राइस के ऊपर कितना है, स्थिर मूल्यों के ऊपर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है बच्चे, 6.94 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, 6.94 लाख करोड़ रुपए। उससे पिछले साल कितना था, 6.42 लाख करोड़ रुपए। उससे पिछले साल कितना था, 5.76 लाख करोड़ रुपए। जीएसडीपी हमने कैलकुलेट किया था 8-9 की वैल्यू में, 7-8-9 की वैल्यू में। ये कितने में है, 5-6 की वैल्यू में है, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो 5.76 लाख करोड़, 6.42, 2022-23 वाला जरूर याद रखना है, अगर ये नहीं भी याद रहता है तो भी 6.94 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। करंट प्राइस पे कितना है, 12,59,527। आपको आइडिया याद रखना है, 12 पंजे कितना होता है, 7, तो करीब करीब 12.60 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। और उससे पिछले साल कितना था, 10.84 लाख करोड़ रुपए। उससे पिछले साल 9.07 लाख करोड़ रुपए। तो 9, 10, 12 ऐसे आपको याद रखना है कि अच्छा इस साल 12.5 लाख करोड़ रुपए है, इस तरीके से। क्लियर है सबको, आई होप सबको समझ आ रहा है अच्छे से, है ना, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में टाइम लगता है इकोनॉमिक सर्वे, उसके अलावा किसी चीज में टाइम नहीं लगता, फिर तो पॉइंट्स याद करने, ये फैक्टर्स वाला मुश्किल होता है, ठीक है। मैं इसलिए याद करा रही हूँ, एक बार आइडिया ले लो इनका कि इनको पढ़ना कैसे है, ठीक है। अब नेक्स्ट फैक्टर इसमें होता है, अच्छा ये रहा, हिंदी का मैंने डाला है ना, ये रहा, हाँ, हिंदी का अच्छा इसके साथ ही डाल दिया, इसलिए पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ठीक है। तो ये भी कांस्टेंट प्राइस पे कितनी थी 2011-12 में, और करंट प्राइस पे कितनी है ये हम निकालेंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट प्राइस के ऊपर ये है 86,134 रुपए, कितनी है, स्थिर मूल्यों के ऊपर 86,134 रुपए, ठीक है। करंट प्राइस के ऊपर याद कर लो, करीब करीब 1.5 लाख रुपए है, ठीक है, 1,56,149। अब जब मैं ये पढ़ रही थी ना, तो मेरे को क्या माइंड में आ रहा था, 156, 149, ठीक है। इसमें कोई पहाड़ा नजर आ रहा होगा आपको, 7 का पहाड़ा, सतु अठू 56, सतु सतु 49, ठीक है। जब भी इनकम आती है तो कैलकुलेट करते हो ना, तो इसमें याद करो 7 का पहाड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही याद करने पड़ेंगे ये नंबर, 156, 149, करीब करीब 1.5 लाख। अच्छा, 1,56,149, ठीक है। वहां पे लाख करोड़ में याद करोगे कभी ये वैल्यू नहीं याद आएगी, जब एग्जाम में 156, 149 से याद करोगे तो तुरंत आपको हिट करेगा ऑप्शन देखते ही। तो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, रुपयों के अंदर प्रचलित मूल्यों पर कितनी है, 156, 149 ऐसे याद करो, ठीक है। और स्थिर मूल्यों के ऊपर कांस्टेंट प्राइस पे कितनी है, 86,134 रुपए। क्लियर है सबको, ठीक है, बताइएगा। अभी तो याद हो जाएगा, बाद में सब वैल्यू मिक्स हो जाएगी, इसके लिए मैं आपका टेस्ट लूंगी, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में से देख के आपको हिट करेगा, ठीक है। अभी याद हो रहा है ना, अभी के लिए करो याद, कोई बात नहीं, ठीक है। इनको बस ये करना है, इनको थोड़ा ज्यादा रिवाइज करना है, बस इतना ही है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो वो चीज है, ये पर कैपिटा इनकम जो है ना, ईयरली और मंथली वाला कई जगह पे मैंने देखा है, ठीक है, कि ईयरली होती है या मंथली होती है, तो सब जगह पे अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं इसको, ठीक है। इसका मैंने बहुत ज्यादा इसको सर्च भी किया था कि ये ईयरली है या मंथली है, लेकिन इस पे क्लैरिफिकेशन में बता दूंगी आपको, ठीक है। क्योंकि तब भी ये पहले भी क्वेश्चन आया था, मुझे मंथली लगता था, लेकिन स्टूडेंट सारे ईयरली ईयरली बोल रहे थे उस टाइप पे, ठीक है। हाँ, तो इसको मैं आपको कल वाली क्लास में बता दूंगी, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। कार्तिक के बोल रहे हैं ईयरली होती है, मोस्टली लर्नर्स ईयरली ही बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसा क्लियर है, हाँ। तो ये चीज है, अभी के लिए वैल्यू याद कर लो, 86,134 रुपए और 1,56,149 रुपए, ठीक है। अब जो है ये वाला हमारा डेटा हो गया, ठीक है। अब एनालिसिस करना है हमें इस ग्राफ के ऊपर, तो जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए, वैसे तो जीएसडीपी कांस्टेंट प्राइस के ऊपर और जीएसडीपी ग्रोथ रेट कांस्टेंट प्राइस के ऊपर हमने ये वाली वैल्यूज पढ़ी है, देखोगे तो 7.99 लाख करोड़ रुपए, 7.38, 6.63, ये किस लिए दिया जाता है, जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि किस साल में बढ़ी, किस साल में घटी। तो आपको पॉइंट इसमें याद रखना है कि ये लगातार बढ़ रही है, देख रहे हो,
बढ़ रही है लगातार, बस कौन से साल में ये कम हुई है, 2020-21 में ये कम हुई है। ठीक है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस पे कैसे आएगा मैं दिखा देती हूँ आपको। ऐसे आएगा क्वेश्चन, GSDP and growth rate at constant price is increasing since 2018-19। 2018-19 से लगातार बढ़ रही है, एक्सेप्ट इन द ईयर 2020-21। कौन से वर्ष को छोड़ के, 2020-21 को छोड़ के, क्योंकि 2020-21 में ये ग्राफ जो है अगर हम देखें तो नीचे जा रहा है। ये ग्रोथ रेट वाली है जो ग्रीन लाइन है, और ये जो ये बार्स आपको दिखा रहे हैं रेड में, ये GSDP है। तो ये पॉइंट याद रख लोगे कि 2020-21 में ये गिरा है और बाकी सब में हमेशा बढ़ा है। ठीक है, तो ये बात किसके लिए है, GSDP कांस्टेंट रेट पे, इसके लिए। जब अगर बात आए GSDP ग्रोथ रेट, तो ये 2 बार गिरा है। ठीक है, आपको याद रखना है 2020-21 में और 2022-23 में। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे भी कम हो रहा है, ये पॉइंट याद कर लोगे, बताइएगा। हाँ, पॉपुलेशन से डिवाइड करना होता है पर कैपिटा इनकम के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ईयरली होती है तो ईयरली आप कंसीडर कर लीजिए। ठीक है ठीक है, ओके। बाकी इसको एक बार कल भी देख लूंगी मैं एक बार। ये चीज याद रख लोगे, GSDP कांस्टेंट प्राइस पे लगातार जो है बढ़ी है 2018-19 से, कौन से वर्ष को छोड़ के, 2020-21 को छोड़ के। ठीक है, और GSDP ग्रोथ रेट स्थिर मूल्यों के ऊपर कांस्टेंट प्राइस पे 2018-19 से बढ़ रही है, लेकिन 2 वर्ष को छोड़ के, कौन कौन से, 2020-21 और 2022-23। ये पॉइंट याद कर लोगे। और 20-21 जरूर याद रखना है क्योंकि इस वर्ष में नेगेटिव थी, -1.96% थी। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। GSDP and growth rate at constant price in increasing since 2018-19 except in the year 2021। तो इसको यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, ग्रोथ रेट एट कांस्टेंट प्राइस जो है वो 2 सालों में डिक्रीज हुई है। ठीक है, 20-21 और 22-23, तो ये मैं ठीक करके आपको दे दूंगी, तभी इसका PDF अपलोड करूंगी। ठीक है, ये चीज है। और क्या स्टेटमेंट है, कांस्टेंट प्राइसेस डिक्रीज इन द ईयर 2021 एज कंपेयर टू, ये तो सेम स्टेटमेंट है। हाँ, ग्रोथ रेट नेगेटिव था, ये भी मैंने बता दिया, -1.96%। ये पॉइंट्स हमारे हो गए हैं। अब एक बार करंट प्राइस पे भी देख लेते हैं क्या स्टेटस रहा है। करंट प्राइस पे भी देखोगे लगातार बढ़ रही है। यहाँ पे जो बात नोट करने वाली है वो ये है, GSDP कांस्टेंट रेट के ऊपर 20-21 में गिरी थी, ग्रोथ रेट भी गिरी थी। ठीक है, यहाँ पे GSDP प्रचलित मूल्यों के ऊपर 18-19 से लगातार बढ़ी है, लेकिन ग्रोथ रेट करंट प्राइस के ऊपर 2020-21 में कम हुई है। तो ये एक फैक्टर है जो हमें याद रखना है, याद रह जाएगा सबको। GSDP और GSDP ग्रोथ रेट कांस्टेंट प्राइस के ऊपर 2020-21 में दोनों गिरे थे, लेकिन GSDP करंट प्राइस पे, GSDP ग्रोथ रेट करंट प्राइस पे, दोनों 20-21 में पिछले साल के मुकाबले सेम चीज पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं। जहां पे GSDP करंट प्राइस पे बढ़ रहा है, वहीं GSDP ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा माइनस में गया है करंट प्राइस पे, कितना, 2.08%। ठीक है, दूसरा कब गिरा है ग्रोथ रेट, ये गिरा है 2022-23 में। ये पॉइंट याद कर लोगे, बताइए। तो ये चीजें हैं जो एनालिटिकल हैं, जो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। बताइएगा, यहां तक क्लियर है सबको, बोर तो नहीं हो रहा कोई भी लर्नर, बताओ। मैं स्ट्रेंथ देख रही हूँ, यहां तक सबको क्लियर है ना, ठीक है, ओके। चले आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये सारा डेटा मैंने आपको बता ही दिया है। देखो मैंने यही लिखा है यहाँ पे, GSDP एट करंट प्राइस इज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग सिंस 2018-19। ये तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन ग्रोथ रेट एट करंट प्राइसेस डिक्रीज्ड इन द ईयर, कौन से, 20-21 में गिरा और 22-23 में गिरा, एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, अपने पिछले वर्षों के मुकाबले ये लगातार क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं। यहां तक क्लियर है सबको। अब सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये हमने पढ़ लिया है, एडवांस्ड एस्टिमेट है, क्योंकि 23 तो अभी पूरा नहीं हुआ ना, तो एडवांस एस्टिमेट ही निकाले जाते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया है, सर्विस सेक्टर का 43.74% है,
और ये रेड वाला इंडस्ट्री का है 27.31%, एग्रीकल्चर का 28.95% है। तो यहाँ पे ये साई ही बन रहा है। सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे एग्रीकल्चर, तीसरे पे जो है इंडस्ट्री है। तो करंट प्राइस के ऊपर SAI आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है 2022-23 का। ये जो है 2011-12 का है, तो इसका मेरे को नहीं लगता डेटा की जरूरत पड़ेगी, बट अगर वो पूछ ले, ठीक है, क्योंकि उसने मैप में शो किया है GSVA एट करंट प्राइस 2011-12 में कितना था, तो यहाँ पे ये ट्रेंड सिया हो जाएगा। मैं बोल रही थी ना एक ट्विस्ट आपको बताऊंगी, यहाँ पे ये ट्रेंड क्या हो जाएगा, सिया। सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे इंडस्ट्रियल, और तीसरे नंबर पे ये दूसरे नंबर पे इंडस्ट्रियल, तीसरे नंबर पे एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ओवर द इयर्स पिछले 10-12 सालों में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है, इंडस्ट्री का थोड़ा मार्जिनली कम हुआ है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, आज थोड़ा ही पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, अगली क्लास में हम और ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद पर कैपिटा इनकम हमने दोनों याद किया है, 156, 149 और 86,134। ये करंट प्राइस पे है, ये कांस्टेंट प्राइस के ऊपर। ठीक है, और ये लगातार बढ़ ही रहा है, पर कैपिटा इनकम लगातार बढ़ रहा है। हाँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा, कांस्टेंट प्राइस पे ये 2020-21 में गिरा है। ठीक है, और करंट प्राइस पे भी गिरा है। 20-21 बस याद कर लो, 20-21 में ज्यादातर आंकड़े डिक्रीज ही हुए हैं। ठीक है, 20-21 के अंदर ज्यादातर आंकड़े, ज्यादातर डेटा जो है वो क्या हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, 1,15,360 से 1,15,122 मार्जिनली गिरा है, बहुत थोड़ा सा पर कैपिटा इनकम 2021 में पिछले साल के मुकाबले डिक्रीज हुआ है। इतना आपको याद रखना। कौन से वाला पॉइंट बोल रहे हो? ये वाला बोल रहे होंगे, है ना? ठीक है, मैं करती हूँ। एक ब्लैंक स्लाइड भी ले सकते हैं क्या? देखो ध्यान से सुनना, GSVA के अंदर, ठीक है, अलग अलग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, अगर हम बात कर रहे हैं 2022-23 की, ठीक है, 2022-23 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ करंट प्राइस पे बच्चे। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं कांस्टेंट प्राइस पे। कांस्टेंट प्राइस के लिए बेस ईयर कौन सा लिया है, 2011-12 लिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा मुश्किल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल समझना मत, आगे चल के ये बहुत आसान है, इकोनॉमी भी सबको समझ आएगी, और इसके साथ साथ बाकी स्टैटिक जीके करंट अफेयर सब। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेंड क्या है, अगर हम बात करें अलग अलग सेक्टर का कितना योगदान है, कौन कौन से क्षेत्र का, साई याद किया है हमने, सर्विस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। कांस्टेंट प्राइस पे अगर हम बात करें तब भी साई याद किया है, सर्विस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। ठीक है, क्लियर है? अब वो जो ये वाला ग्राफ दिखा रहा है ना बच्चे, GSVA करंट प्राइस के ऊपर, लेकिन कौन से वर्ष के लिए, 2011-12 वर्ष के लिए कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, उसने कंपेयर किया है कि 10 साल पहले क्या सिचुएशन थी, आज क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे ये ट्रेंड बदला हुआ मिलेगा आपको, लेकिन ये कौन से प्राइस पे है, करंट प्राइस पे। तो ये हो जाएगा ट्रेंड सिया, सर्विस का सबसे ज्यादा योगदान, फिर इंडस्ट्री का, और फिर एग्रीकल्चर का। अभी क्लियर है? ये दिखा रहा है वो मैप, करंट प्राइस पे, लेकिन कौन से वर्ष का, 2011-12। किसका क्वेश्चन था ये, खुशी? हाँ, अभी क्लियर है? वैसे ज्यादातर जो क्वेश्चन आएगा इतना पिछले का नहीं पूछते हैं, करंट का ही पूछेंगे, जो अभी तक मैंने ट्रेंड देखा है, क्वेश्चन जो आया है। ठीक है, 2011-12 में करंट प्राइस पे सर्विस का सबसे ज्यादा, फिर इंडस्ट्री का, और फिर एग्रीकल्चर। सही है, ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है वो, क्योंकि ये देखो, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन ऑफ GSVA एट करंट प्राइसेस फॉर द ईयर 2022-23 एडवांस एस्टिमेट, लेकिन उसने साथ में एक कंपैरिजन भी कर दिया है 2011-12 से एनालिसिस के लिए। ठीक है, ये चीज है। पर कैपिटा इनकम कौन से वर्ष में गिरा है, 2020-21 में गिरा है, करंट प्राइस पे भी, कांस्टेंट प्राइस पे भी। 22-23 का एडवांस एस्टिमेट कितना है, 156, 149 हो जाएगी। ठीक है, और कांस्टेंट प्राइस पे 86,134। पिछले साल, उसके पिछले साल कितनी थी, 1,35,962। अभी इसको बस माइंड में रखो, 1.35 लाख। ठीक है, क्योंकि अगर एग्जाम मान लीजिए डिले विले कुछ हो गया, तो ये डेटा हम
थोड़ा बहुत चेंज होगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा, तो फिर उसको भी याद रखें। अभी के लिए 80,545, ये थोड़ा थोड़ा डेटा माइंड में रखो। अभी सिर्फ मैं कह रही हूँ देखो, ठीक है, फिर एमसीक्यूज के थ्रू मैं इनको याद भी करा दूंगी आपको, ठीक है। लास्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में भी पूछा था ना, पुराना भी कभी कभी पूछ लेते हैं, मैं बोल रही हूँ। ये आंकड़े तो 19-20 तक भी पूछ सकते हैं, वो ऐसा है ट्रेंड, पूछ लेते हैं कभी कभी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अभी के लिए ये याद कर लो, ठीक है, जैसे जैसे मैं एमसीक्यूज डालूंगी, आगे डालूंगी, तो उसमें हम इनको डिटेल में याद भी कर लेंगे, ठीक है। 115, 122, 135, 962, 156, 149, क्लियर है, ठीक है। चलिए, ये हिंदी में हो गया इतना। हाँ, तो आज के लिए इतना काफी है फर्स्ट सेशन के लिए। ये सब अच्छे से पढ़ लेना। इसी के ऊपर जैसे ये स्टेट्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपका टेस्ट लूंगी, ठीक है, 30 क्वेश्चंस का आपका टेस्ट लूंगी, ठीक है, बताइएगा। और फिर आगे आपकी क्लास हम रखेंगे 60 to 90 मिनट्स, ठीक है। अब टाइम, सबसे पहले तो ये बताओ, लाइव चाहिए या रिकॉर्डेड चाहिए? एक पोल करवा लेती हूँ मैं। कुछ भी पोल में मैं लिख रही हूँ, लाइव के अंदर मैं एल लिख रही हूँ, रिकॉर्डेड वाला ऑप्शन सेकंड में आर लिख रही हूँ, ठीक है। तो पोल मिला क्या आप सबको? बताइएगा मुझे, लाइव चाहिए या रिकॉर्डेड चाहिए? पहले तो ये इस चीज का जवाब दे दो। क्योंकि जिसको रिकॉर्डेड देखनी है, हर लाइव क्लास रिकॉर्ड होगी ही, हर लाइव क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। मेरे ख्याल से लाइव के 1 घंटे बाद रिकॉर्डेड पब्लिश हो जाएगी, ठीक है, ऐसा। तो कुछ को तो रिकॉर्डेड चाहिए, 2 बच्चे रिकॉर्डेड कह रहे हैं और बाकी सारे लाइव बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। कायनात कह रही है मैम आई एम फाइन विद एवरीथिंग, और कार्तिक के कह रहे हैं रिकॉर्डेड, ठीक है। तो हम फ्यूजन रख लेंगे, दोनों टेंशन मत लो, ठीक है। कुछ सेशन में हफ्ते में 3 दिन 2 दिन रिकॉर्डेड रख लेंगे, और फिर जब आपको टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा तो तीसरा चौथा दिन लाइव रख लेंगे, ऐसे कर लेंगे। हफ्ते में 2 दिन तो देखो मैं लाइव आऊंगी ही आऊंगी, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है इंटरेक्शन के लिए, है ना, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 2 दिन लाइव आना जरूरी है। चैट को हम ऑफ कर देंगे, लास्ट में ऑन कर देंगे, ऐसा, ठीक है। अब क्लास की टाइमिंग बता दीजिए। हाँ, लाइव अच्छी है और रिकॉर्डेड रिवीजन के लिए। हाँ, जो वर्किंग है, जो अपने कन्वीनियंस टाइम, उनको किसी किसी को रिकॉर्डेड भी पसंद आता है, किसी किसी को लाइव भी, सबका अपना अपना है। लाइव हुई तो हम पढ़ लेंगे, नहीं तो पढ़ा नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं तो खुद लाइव मतलब प्रेफर करती हूँ वैसे तो, बट ठीक है, सबका अपना अपना है। कुछ बहुत रिकॉर्डेड देख के भी खुश होते हैं, मतलब पढ़ लेते हैं, क्योंकि डिस्टरबेंस कम होता है। नहीं मैम, लाइव डेली सही है, जिसको लाइव नहीं देखना वो रिकॉर्डेड देख लेगा, ठीक है। और टाइमिंग ठीक है, 10 बजे रात को। किसी किसी के लिए बहुत लेट हो जाता है, 10 बजे बता दीजिए। मुझे तो ठीक लग रहा है आज, 10 से 11:30, 11:15, 11:30 बजे तक हम क्लास रख लेंगे। और जिनको जल्दी देखना है रिकॉर्डेड देख लेना, बताइए। टाइमिंग ठीक है सबके लिए, कोई इश्यू तो नहीं है? PYQ भी ऐड कर दीजिएगा, हाँ कर दूंगी, प्रीवियस ईयर भी ऐड कर दूंगी, वो तो मैं कर दूंगी। अच्छा, सोनाली को प्रॉब्लम है, 8 बजे चाहिए सोनाली को क्लास। अच्छा, ज्यादातर तो 10 बजे बोल रहे हैं। अरुणा, अच्छा, ये टाइम ही सही है। 8 बजे मेरे को थोड़ा सा काम हो जाता है, मैं ही क्लास नहीं ले पाऊंगी। गगन भी 10 बजे ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो सोनाली, जब मेरा 8 बजे का इश्यू बच्चे सॉल्व हो जाएगा, तो आपके लिए कुछ क्लास मैं 8 बजे भी रख दूंगी, ठीक है। हाँ, ठीक है। या 9:30 मैक्स मैं कोशिश करूंगी, 1-2 दिन में 9:30 का रखने के लिए, ठीक है। अगली क्लास जो है आपकी मंडे को होगी। अगर कल होगी तो कल भी स्केड्यूल आप सबके पास अनाउंसमेंट होके आ जाएगा, ठीक है। तो 9 बजे कर दो, ठीक है। 9 या 9:30 के आसपास रखने की कोशिश करूंगी, मेरे को थोड़ा सा घर पे काम होता है, डिनर विनर का देखना पड़ता है, इसलिए। आपका एक छोटा सा एक्सपीरियंस दे क्वालिफिकेशन एंड ऑल, अच्छा ठीक है, बता देती हूँ, बिल्कुल बता देती हूँ। देखो बच्चे, मेरा नाम तो डॉक्टर तरुणा वत्स है, आप सबको पता है। तो डॉक्टर ये PhD वाली डॉक्टरेट वाली डिग्री नहीं है, ठीक है। मैं एक मतलब प्रॉपर डेंटल सर्जन हूँ, मैंने BDS किया हुआ है, बैचलर इन डेंटल सर्जरी, ठीक है, SGT डेंटल कॉलेज गुड़गांव से,
ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सबको? तो मैंने 10 साल क्लिनिक के ऊपर अपना प्रैक्टिस किया है 2008 से लेकर के, ठीक है। उसके बाद बीच बीच में जो है मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही थी, यूपीएससी मेंस लिखा मैंने, फिर आरएएस का प्रिपरेशन कर रही थी, तो आरएएस में मेंस क्लियर होके इंटरव्यू 2 बार फेस किया, ठीक है। इतने में बीच में फिर टीचिंग मैंने ज्वाइन कर लिया क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा था, राजस्थान में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो कोविड का जो टाइम आया उसमें मुझे प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने क्लिनिक को प्रॉपरली फिर वाइंड अप करके यहाँ पे ज्यादा फोकस करने के लिए, इसी फील्ड में ज्यादा काम करने के लिए अब 100% टीचिंग पे ही डेडिकेट कर दिया है, ये चीज है, ठीक है। अभी क्लियर है, बैचलर इन डेंटल सर्जरी, और उसके बाद मैंने आपको बता दिया जो जो मैंने किया हुआ, ठीक है। तो ये है सही है, थैंक यू पूछने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास या तो कल होगी या फिर मंडे को आपकी हो जाएगी, स्केड्यूल में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी पहला चैप्टर में जो एग्जीक्यूटिव समरी है ना उसको मैं फिनिश करा दूं अगले सेशन, ठीक है। हाँ सही है। तो ज्यादातर तो 10 PM ही कह रहे हैं, और सोनाली मैं कोशिश करूंगी 9:30 रखने के बच्चे, ठीक है। एक दो दिन एडजस्ट कर लो, ठीक है। सेशंस पसंद आए हैं आपको? हाँ, बस मेरे को ये है कि भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अगली बार ये फैक्टर्स एक बार और रिवाइज कराऊंगी मैं आपको, मेरी कोशिश रहेगी क्लास से जाओ तो रट के जाओ आप, और क्लास वाली चीजों को जो आप बोल रहे थे ना जिस्ट नोट्स, वो मुझे ऐसे तैयार कराने हैं बिना देखे उसको आप एक पेपर के ऊपर लिख दो। जो पिछले साल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है, ठीक है। तो बिना देखे आप लिख पाओ कि हाँ मैडम ने ये बताया था, ठीक है, मुझे याद है कि 156 149 आपको याद आना चाहिए, 16.04 कुछ याद करवाया था, कुछ 8% याद करवाया था, तो वो मेमोरी से आपको जिस नोट्स बनाना मैं सिखाऊंगी उसमें कहीं कहीं भूल जाओ तो फिर नोट्स रेफर करो, ठीक है। तो 2-3 दिन इंट्रो और फिर वैसे, ठीक है। अरुणा थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, ठीक है। अगले तो क्लास थोड़ा लंबा चलेगा, 90 मिनट्स तक का हम रखेंगे, ठीक है। और टाइमिंग वगैरह सब अनाउंसमेंट सब आपको पता चल ही जाता होगा, इस क्लास का भी जैसे पता चल गया था, एसएमएस आ जाता है ना सबको, नोटिफिकेशन वगैरह, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे क्या? हाँ करा दूंगी मैं प्रोवाइड, वो तो पीडीएफ डाउनलोड करके करवा देंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीवियस ईयर ज्यादा तो है नहीं, एक पिछले साल वाला हुआ था, एक उसके पिछले साल वाला है, कॉलेज लेक्चरर का 2 ही 3 पेपर मिलेंगे, ठीक है। हाँ, थैंक यू सोनू, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम अगर पीडीएफ एडवांस में अवेलेबल हो जाए तो अपकमिंग सेशन की तो काफी हेल्पफुल रहेगा। अच्छा ठीक है, तो फिर इसके लिए मैं कोशिश करूंगी, अगर कल रात को मंडे वाले सेशन की पीडीएफ अवेलेबल हो गई तो वो मैं प्रोवाइड कराऊंगी, तो ठीक है। तो पीडीएफ को अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है तो निकाल लीजिएगा, लेकिन एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद या जब ये इकोनॉमिक सर्वे का कंप्लीट हो जाए तब निकालना, अभी रुक जाना, ठीक है ऐसे। सो आई होप मैंने पूरी कोशिश की है, और आगे आगे और ज्यादा अच्छे तरीके से आपको करवाऊंगी, और जैसे ही एक टॉपिक होगा उसके बाद आपका 30 40 50 क्वेश्चंस का मैं टेस्ट लूंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन। और जो भी आपको चाहिए आप मुझसे डायरेक्टली चैट तो ऑप्शन है ही अवेलेबल, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, सबके पास मेरे नंबर हैं, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है, सारे नंबर्स हैं आप लोगों के पास, ठीक है। तो कोई इश्यू नहीं आएगी। आरपीएससी कॉलेज लेक्चर राजस्थान इंक्लूड कर दीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी। राजस्थान जीके तो मैं करवाऊंगी, वो मुझे ही करवानी है, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर ज्योग्राफी सब कराऊंगी। एक बार ये डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये बाद में कवर करना मुश्किल हो जाता है, अगर आपका एग्जाम हो गया अक्टूबर नवंबर में फिर ये 350 पेज का डॉक्यूमेंट पूरा नहीं हो पाएगा, स्टैटिक तो मैं करवा ही दूंगी जल्दी, ठीक है। हाँ, खुशी आपके पास नंबर नहीं है मेरा, मैसेज कर देती हूँ मैं, रुको। मेरे प्रोफाइल में भी दिखाई देगा आपको मेरा नंबर, ठीक है। तो ये मेरा नंबर है, आप नोट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? चलिए, थैंक यू एवरीवन, और अपना ध्यान रखिएगा, अपने आप को पॉजिटिव ही रखना है, तैयारी आपकी अच्छी होगी, सिलेबस में पूरा बहुत अच्छे तरीके से आपको कराने वाली हूँ 3 बार रिविजन के साथ, ठीक है। हाँ, तो टेंशन मत लेना, और जिसकी जो जो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल आएगी उन सबको रिजॉल्व करेंगे, ये आंकड़े वाकड़े कुछ नहीं है, बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के बारे में आपको अपडेट कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, और गुड नाइट, टेक केयर, बाय, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू अरुणा, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट।
बाय बाय बाय।